सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे मादी की करप्शन का सुराग, कप्तान का बेरहमाना ऐलान, अगली बारी किसकी आएगी, नैब कल बैठक सजाएगी, मरियम की नई सियासी इनिंग्स का आगाज, जुडिशियल रेफरेंस पर वकला आमने सामने, नाराजी मंजूर, टैक्स पर समझौता नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान के रात गए कौम से खिताब ने नए ऐलान एहतसाब ने, इसे जो भी कहें, इसने सियासत में नया कोहराम बपा कर दिया है, जिसका इजहार आज जफरवाल के जलसे में मरियम नवाज के जहर में बुझे तनकीदी तीरों से हुआ, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ात थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो इक़्तिदार मिलने के पहले दिन से आज तक एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं। और अब तो उन्होंने 10 साल के कर्जों की तहकीकात के लिए अपनी सरबराही में आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें ISI से लेकर FBR SCCP तक शामिल है। एक ख्याल ये किया जा रहा है कि कमीशन इस बात का ऐलान है कि पहले जो करप्शन पर गिरफ्तारियां हुई वो सिर्फ वार्म अप के लिए थी, क़यामत की घड़ी तो आगे खड़ी है। आपको शायद याद हो कि हुकूमत मिलने के इब्तदाई दिनों में इमरान खान ये कहा करते थे कि मेरा बस चले तो 50 लोग अंदर हों। सो वो वक्त आया चाहता है। पेशगोइयां ये हैं कि सबकी बारी आने लगी है। ये कमीशन इसलिए बनाया जा रहा है कि खोज लगाया जाए कि मुल्क को कर्ज का मर्ज किसने लगाया, मुल्क के लिए मिलने वाला कर्ज इस्तेमाल कहां हुआ। शुनीद यह है कि अब करप्शन के ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात होंगे कि इसके मुकाबले में पनामा और जाली अकाउंट्स केस राई के दाने के जितने नजर आएंगे। दुनिया के किस किस कोने में किस किस पर्दा नशीन के महल्लात हैं, कहां कहां लूटे गए डॉलरों की काने मौजूद हैं, इस कमीशन के तहत होने वाली तहकीकात हिला कर रख देंगी। इस बारे में बात करेंगे बाबर डोगर साहब से, असद खरल साहब से, मगर पहले रोजाना की तरह रिपोर्ट। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। जो अज़्म था पहले दिन उसी पर ही कायम है आज भी वजीर आजम। किसने तोड़े इस कौम पर कर्जों के अजाब, खोलेंगे माजी के बाब और होकर रहेगा पूरा हिसाब किताब। यही है वजीर आजम इमरान खान की लंबी तकरीर का लुब्बे लुबाब। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। वजीर आजम की तकरीर का मतलब है कि अब एहतसाब के होंगे नए निजारे। मुल्की कर्ज को 6000 अरब से 30,000 अरब तक किस किस ने पहुंचाया। वजीर आजम की सरबराही में मिल खोज लगाएंगे सारे इदारे। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। वजीर आजम इमरान खान के किरदार पर उठाए कड़े सवाल। बिलावल और अयान अली का एक ही अकाउंट से कौन रखता रहा ख्याल, और शरीफ खानदान के बच्चों ने कैसे तरक्की बेमिसाल। जो खातून पकड़ी गई एयरपोर्ट पे 5 लाख डॉलर ले जाते हुए सूटकेस में, वो और बिलावल भुट्टो के एक ही फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। बड़े बड़े सियासी किरदार जो करते थे इदारों पर वार, अब जेल में बैठकर कर रहे हैं अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार। नए पाकिस्तान में क्या है तब्दीली आई, वजीर आजम ने ये बात भी कौम को समझाई। वो लोग जो कानून जजों को टेलीफोन करके बताते थे कि ये करो, जिन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। ये खुश आइंद है कि वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन सवाल तो लूटी गई दौलत की वापसी का है। इसके लिए तब्दीली सरकार क्या तरीका करेगी इख्तियार।
पाकिस्तानी कौम को है बस इसका इंतजार। तो जनाब असद खरल साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम है। ये एक और इन्वेस्टिगेशन होने लगी है, कमीशन बनने लगा है। ये 10 साल का ये पता लगा लेगा वाकई कि किस वजीर ने कितना माल बनाया, किस तरह से सड़कें बनती रहीं। जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने रायवंड पर जो सड़क बनाई थी वो चौड़ी कर ली थी, सरकारी खर्च पर बना दी, दीवारें बना ली। उनका तो कोई हिसाब लेने की जरूरत तो सबको पता है, तो वो तो कानून में मौजूद था। तो कमीशन क्या कर लेगा? उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि जितनी चीज़ें हैं उसको एक मज़ीद एक पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि किस को नहीं पता, ये इदारों के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, ये काम अगर करप्शन हुई है, गैर कानूनी काम हुए हैं, तो ये उसके लिए तहकीकात करने के लिए क्या पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद नहीं? अब जबकि सूबा पंजाब में अपनी हुकूमत है, प्रोविंशियल एंटी करप्शन आपके नीचे है, मरकज़ में आपकी अपनी हुकूमत है, FIA आपके नीचे है, और रेगुलेटर जो इदारे हैं, ज़ाहिर बात है SCCP है, FBR है, स्टेट बैंक है, और इसी तरीके से दीगर जो इदारे हैं, नेपरा, ओगरा, जो भी मामलात हैं, नैब चलें, एक इंडिपेंडेंट इदारा ज़रूर है नाम की हद तक, लेकिन बजट जब तक उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी तो वो हुकूमत के तो फिर JITs बनाने की जरूरत थी। पनामा केस में, मतलब जाली अकाउंट्स केस में, अगर ये सारे इदारे इतने अच्छे काम कर रहे थे तो मामला ये है, अगर ये काम कर सकते थे तो JITs क्यों बनाई? फिर यही वो उसकी वजह ये थी, उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह ये थी JIT इसलिए बनाने की जरूरत आई कि उस वक्त इदारे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिन मुल्जमान के खिलाफ तहकीकात होनी थी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उनकी हुकूमत थी, इदारे जो है उनके नीचे थे, इदारे उनके खिलाफ हरकत में नहीं आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए JIT बनानी पड़ी। JIT फेक अकाउंट्स के लिए इसलिए बनानी पड़ी कि FIA बेबस थी, सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। FIA जो उसको रिकॉर्ड सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो नहीं दे रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इवन के JIT बनी, उसमें ISI रेंजर की प्रोटेक्शन दी गई, दीगर इदारे FBR। तो इस कमीशन का कोई फायदा नहीं। तो इस कमीशन का मैं समझता हूँ ये ट्रक की बत्ती वाला कमीशन है। मामला ये है कि हमें थोड़ा सा आगे अब बढ़ने की जरूरत है। क्या अब कब तक ये कहानी सुनाते रहेंगे? कमीशन बन जाएगा। आपने वो जमशेद कमीशन जो है जस्टिस, वो भूल गए, जिसमें कर्जे माफ करने के हवाले से बड़ी बड़ी फहरिस्तें आई, अरबों रुपए के जो कर्जे माफ हुए, उस कमीशन के ऊपर आज इंप्लीमेंट कर रहे, उसमें इंप्लीमेंट कर ले, बना हुआ है कमीशन। अच्छा। अब मामला यह है कि ये 24,000 अरब, ये वो चीजें हैं जिसके लिए 2+2=4 मौजूद है। क्या जितना भी बैरूनी कर्जा मिला उसको जांचने के लिए कमीशन बनाने की जरूरत है? ये तो पूरे हमारे स्टेट बैंक के जरिए, मतलब एक मिनिस्ट्री के जरिए जो मुतलका इदारे हैं, ये हमें पता चल जाएगा कि इतना पैसा बाहर से आया। अब आ गया महकमे, महकमों को पता है किस किस महकमे के जरिए कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ फंड लगा, वजारतें इनके पास है, महकमे इनके पास है। इतनी लंबी चौड़ी एक कहानी बना दी गई। अब रोजाना एक हेडलाइन बन जाएगी। अब इमरान खान साहब उसके कोई फायदा नहीं। अब उसके इमरान खान, मैं कहता हूँ फायदा ये है कि जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, आप उनको पकड़े। अब जो मर गए हैं लोग, जो गड़े मुर्दे हैं, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो मतलब जो चीजें आपके सामने हैं, उनको तो आप कर नहीं रहे कुछ, लेकिन आप और पीछे चले जाते हैं। मामला ये है कि अपनी जो कर्जों की बात है तो है, वो कह रहे हैं जनाब कर्जों की बात अगर है तो 61 साल के अंदर, अब सिर्फ मुशर्रफ की अगर 8 साल की $2 अरब सिर्फ लिया, 41 अरब उस वक्त था का। अब सिर्फ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान वो 41 अरब से बढ़कर 57 अरब डॉलर कर्जा हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये 100% से ज्यादा भी नहीं, 41 को 2 से इसलिए तो कह रहे हैं कमीशन बना रहे हैं। अब मामला ये कमीशन के लिए सिंपल, सिरे माल किसका है, फ्लैट किसके हैं, ऑफशोर कंपनीज की डिटेल आ चुकी, 436 पनामा में नाम आ चुके, दुबई में किसकी प्रॉपर्टी है सबको पता है, लंदन में किसकी प्रॉपर्टी है सबको पता है, अमेरिका में प्रॉपर्टी किसकी है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं FBR के पास डिटेल है, शहजाद अकबर साहब कहते हैं, तो फिर कमीशन किस लिए बना रहे हैं? बाबर डोकर साहब आप क्या कहते हैं? उसामा साहब, पाकिस्तान की 21 करोड़ आवाम ये चाहते हैं कि हर वो बंदा जिसने करप्शन की है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उससे वो माल वापस लिया जाना चाहिए।
लेकिन ये जो खान साहब जो तकारीर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन लोगों से माल निकलवाऊंगा, तो खान साहब इसलिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, लोगों ने वोट दिए थे करप्शन के खात्मे के लिए। ये जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये तो हम जब से मैं तो पिछले 70 साल से ये सुन रहा हूँ, जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है जी अपोजिशन को दबाने के लिए ये करता है। नवाज शरीफ ने भी यही किया, फिर पार्टी ने भी यही किया, मुशर्रफ साहब ने भी यही किया, आप भी यही कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था आप अदारों को मजबूत करते, वो कह रहे हैं नैब को मजबूत करते। और सर आप कमीशन बना रहे हैं, कमीशन आपके अंडर होगा, कौन मानेगा इस कमीशन को जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है? प्राइम मिनिस्टर पहले कह रहा है ये सारे चोर हैं और इनके खिलाफ मैं चीजें निकालने लगा हूं, तो उस कमीशन की क्या क्या इफेक्टिवनेस है? वो मुख्तलका डिपार्टमेंट से जब मंगवाएंगे उसके बाद भेजेंगे कि जनाब ये देखें, मसलन नैब को भेज सकते हैं कि जनाब इस कमीशन ने किया है, नैब अब इस पर मजीद तहकीकात करे। साहब ये तो कौम पहले दिन से उनसे चाह रही थी कि भाई ये आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, इनके खिलाफ जो जो करप्शन है वो तो हम भी कह रहे हैं कि अभी तक तो इस गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस दायर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये तो खान साहब भी कह रहे हैं। लेकिन सर आप अदारों को मजबूत करें, आप अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको कहेंगे अपने अपने अदारों का कंगाल जो रिकॉर्ड है वो कंगालें निकाले उसमें से जो केसेस हैं, लेकिन इनका मिनिस्टर इस काबिल है ही नहीं है, इनके कैबिनेट में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो चाहता है। आधे से ज्यादा जो मिनिस्टर है वो खुद नैब को जो है वो मतलूब है। मुराद सईद ने सर होना ये चाहिए था खान साहब ये कहें, मेरा दिल करता है कि खान साहब ये कहें कि जनाब जो भी करप्ट है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, उसका एहतसाब होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या बात है कि जनाब अपोजिशन करप्ट है और हुकूमत में सारे फरिश्ते बैठे हैं, जनाब शहबाज जी करप्ट है, चौधरी प्रेलाई ठीक है, खटक ठीक है और फलाना करप्ट है। सर जी इस तरह से जो वो कहते हैं जी हमारी तो बारी अब आई है ना, हमारा किस तरह एहतसाब होगा 10 महीने का कैसे नैब में जो रेफरेंसेस पड़े हुए हैं उसामा साहब वो किसके? वो नैब करे, वो नैब करे, वो इस कमीशन ने तो नहीं करना, इसने इन्होंने तो बना दिया पिछले 10 साल के लिए। अगर 10 साल के लिए मुझे एक बात बताएं, केपीके के 5 साल उसमें शामिल होंगे? नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक कहा है फिर क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब फिर क्या कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाफ जो अपोजिशन है। पंजाब में जनाब पंजाब का होगा ऑडिट, केपीके का नहीं होगा, सिंध का ऑडिट होगा, बलोचिस्तान का ऑडिट नहीं होगा, तो इसको कौन मानेगा? सर ये फिर यही कहेंगे कि अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। खान साहब खरल साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि खान साहब ये कभी नहीं कर सकते, खान साहब ये कभी नहीं कर सकते। सर करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक एक बोर्ड नहीं होगी। खरल साहब आप कहते हैं पहले से इदारे मौजूद हैं, उनसे काम लेना चाहिए था, और बाबर डोगर साहब कह रहे हैं जी इदारे मजबूत करें। इसका मतलब ये है कि इदारे हैं लेकिन वो काम करने के काबिल नहीं हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब शब्बर साहब के साथ मिलकर इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं FBR को ठीक कर लूँगा, तो उसके लिए तो वक्त चाहिए, तब तक शायद ये कमीशन कुछ कर ले, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब ने तो बता दिया है। आपने कहा कि जी कहाँ गए पैसे, ये इतने अरब डॉलर कह रहे हैं जी 11,000 मेगावाट बिजली बनाने में हमने लगा दिया ये सारा खर्चा। उन्होंने तो अपने 5 साल का तो उन्होंने बड़ा आसान सा जवाब दे दिया। उसको ऑडिट करवा लें, देखिए और सारे महकमों का ऑडिट करवा लें, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए, अपने अंडर नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए जिसपे सबको इत्मीनान हो और उससे सबका ऑडिट करवा लें। तो इस पर क्या उनका इस्तेहकाक नहीं बनता? वो ये कर नहीं सकते? वो तो कह रहे हैं कि एक्ट मौजूद है जिसके लिए कर सकते हैं। खरल साहब देखिए बात यह है कि जब इदारों के ऊपर इदारे बनाते जाएंगे, जब आप ओवरलैपिंग करते जाएंगे, उसका मैं नहीं समझता कि नतीजा अच्छा आएगा। कमीशन भी बनाएंगे तो अल्टीमेटली उसमें आप वही लोग इदारों के डाल रहे हैं, उसके अंदर आप SCCP के लोग डाल रहे हैं, FBR के हैं, FIA के, ISI के, MI के हैं। अब मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारे एहसास अदारे हैं, एहसास अदारे जो हैं इस तरह के कामों में अगर उनको आप लाएंगे तो अपोजिशन पहले ही जिस तरह कौमी सलामती के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम और दशनाम तराजियाँ करती है, तो मैं समझता हूँ उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी क्या ये गैर कानूनी है? और क्या ये गैर कानूनी? देखिए वज़ीर आज़म नहीं ये कर सकता, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो चीफ तो पूरा कमीशन बनाते थे, अपने दोस्त को लगा दिया, एग्जीक्यूटिव है, उनके पास इख्तियार है, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत भी बना सकते हैं, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के भी जरिए बना सकते हैं, इसमें बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। इस चीज के अंदर आप अगर उलझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे जो अभी
जो करंट इश्यूज है आपको, जो आपको इकोनॉमी का क्राइसिस है, उससे किस तरह आपने निपटना है, महंगाई का जो तूफान है उससे किस तरह निपटना है, आवाम को सस्ती बिजली किस तरीके से दी सकती है, नई हाइडल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह लगाने जानेंगे, उसके लिए क्या आपकी मनसूबाबंदी है, गैस जो है उसको किस तरह सस्ता किया जाएगा, नए जो गैस के ज़खायर हैं वहाँ से गैस किस तरह निकाली जाएगी, आवाम को जो बेरोजगार जो नौजवान है उनको नौकरियां किस तरह देनी है, आपने 50 लाख घर हैं वो किस तरह बनाने हैं, ये वो सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, इंपोर्ट को जो गैर ज़रूरी तईशात है उनके ऊपर किस तरह आवाम की सहूलत के लिए, और ट्रांसपेरेंसी जो मुख्तलिफ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, और सेहत और तालीम के लिए। खरल साहब इस तरह की बातें तो ऑपोजिशन भी करती है। आपने सेहत और तालीम का बजट कम कर दिया है। आपने करप्शन का नारा लगाकर सारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो भी यही कहते हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब इस तरफ से तवज्जो हटाओ, ये महकमों को काम करने दो और खुद मईशत ठीक करने की तरफ लगो। तो ये तो ऑपोजिशन भी यही कह रही है। अब अभी बाबर डोगर साहब, नैब की अब मीटिंग है, नैब में अब आपको क्या लगता है क्या होने लगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब की जगह अब वज़ीर आला किसी और को बनाने का भी सोचा जा रहा है, और नासिर हुसैन शाह साहब का नाम भी वो आ रहा है। लेकिन इस सवाल से पहले एक बात रह गई कि ये वज़ीर आज़म की तकरीर में ये जो कुछ होता रहा है, ये किसका कसूर है? ये जो तकरीर पहले जनाब 9:15 होनी थी, फिर 9:30, फिर 10:30, फिर जनाब रात 12 बजे तक, उसका तो मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर आवाज़ चली जाती है। आपने इतने मशीर रखे हुए, मशीरों की एक पूरी फौज रखी हुई है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि इमरान खान साहब स्पीच करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहा है और कौम से खिताब कर रहा है, और वो 2 दफ़ा ब्लैकआउट हुई और 2 दफ़ा उसकी आवाज़ बंद हो गई। मगर इससे ज़्यादा नाअहली और कुछ नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कोई एक्शन होगा, लेकिन वो सामने शायद ना आए। सर एक्शन तो जो होगा सो होगा। मेरा तो ख्याल था कि इस पर तो बेतहाशा लोगों को उड़ जाना चाहिए था, मगर खान साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं, वो अपोजिशन को लताड़ रहे हैं, वो ये करप्शन की बात कर रहे हैं, और नाअहली की ये इंतहा है कि उनकी तकरीर जो है वो ब्लैकआउट हो। पहले कभी इस तरह हुआ है मुझे याद नहीं आता। अब अभी आप बात कर रहे हैं कमीशन की, अब इदारों के जो इदारा आपका मौजूद है, जो स्टेट टीवी है, पाकिस्तान टेलीविजन, ये तकरीर के लिए उसकी आपने इस खिदमत हासिल की, उनकी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए ये सारा काम करवाया गया। अब वो मामला ये है, वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस था वहाँ पे जो पीटीवी में उसको जब कन्वर्ट किया गया है तो इसलिए वो टेक्निकल एरर आ गया है। पाकिस्तान की तारीख में हमने तो नहीं देखा कभी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हो, कौम से खिताब हो और उसके दौरान ब्लैकआउट किया जा रहा है। जब तक आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको ऑनरशिप नहीं देंगे, उनके पीछे खड़े नहीं होंगे, तो उसका हाल है कैमरे पुराने हैं, एचडी थे नहीं। देखिए प्राइवेट कंपनीज को आप पैसे भी दे रहे हैं टैक्स पेयर के पैसों से, तो पीटीवी किस लिए है? पीटीवी में अगर वही कैमरे जो आपने पैसे उनको दिए उससे अगर आप कैमरे खराब हैं तो नए कैमरे खरीदें, बाद में वो काम आ जाएंगे। कैमरों जैसे पैसों का आप एक प्राइवेट कंपनी से लेकर उनको किराया देंगे, तो ये क्या कैमरे सबसे अच्छे हैं, हर चीज है, सारी लाइव नशरियात 24 घंटे उसकी चलती हैं। कहीं पे मैंने इस तरह का ब्लैकआउट नहीं देखा, मैंने कभी इस तरह की आवाज़ बंद होते नहीं देखी। ये उनके इमरान साहब को देखना चाहिए, उनकी अपनी जो टीम है ये उसकी नाअहली है। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं उसामा साहब, उसमें सबसे अहम चीज़, अच्छा खान साहब जब करप्शन की बात करते हैं, अभी फैसल वाडा को मैं सुन रहा था, फैसल वाडा जो है वो ये कह रहे हैं कि जी अब इसके बाद कुछ और लोगों की बारी है, कुछ और लोग जेल में जाएंगे। नाम ले रहे हैं शाहिद खान अब्बासी का बकायदा। फैसल वाडा कौन है? फैसल वाडा क्या है? क्या नैब के चेयरमैन है? क्या डीजी नैब है? काबीना का हिस्सा है? एक तरफ ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करेंगे, क्रॉस द बोर्ड करेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि नैब से इनका ताल्लुक कोई नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं कि नैब ऑटोनोमस इदारा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ये ना अहल मिनिस्टर जो है ये सारी जो पीटीआई है इसके लिए बदनामी का बात बन रहा है। यही काम फवाद चौधरी करता रहा, यही काम फैसल वाडा कर रहा है। इनको कैसे पता कि अगले बंदे कौन रहते होंगे? इनके पे अपने ऊपर रेफरेंस होना चाहिए, इनके ऊपर खुद चार्जेस हैं कि इनकी बात प्रॉपर्टी है और वो बड़े बैठ कर कह रहे हैं अगली बारी किसकी है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक मसला ये है कि हम भी तो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं से पूछने के लिए होनी चाहिए, इस चीज हम कह सकते हैं, मजीद नहीं कह सकता कि फैसल वाडा को कैसे पता कि इसके बाद गलत किया उसने। फैसल वाडा को नहीं करना चाहिए। जो डोगर साहब की ये बात है बिल्कुल ठीक है,
वजीर का ये कोई राइट नहीं। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, हम नैब से राब्ते में हैं, FIA से राब्ते में हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आगे स्टेजेस आ रही हैं हमें उससे बाज़ दफ़ा कॉन्टैक्ट में हमें पता चल रहा होता है, कुछ एविडेंस आ रहे होते हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो बंदा है इसकी गिरफ्तारी के इम्कान हैं। अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनके हवाले से आपको पता है LNG स्कैंडल है और बहुत सारे इशूज़ हैं, PSO के MD की तकर्री है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला गया, नैब को रेफ़र किया गया, नैब उसके ऊपर बहुत सारे एविडेंस सामने आ चुके हैं। अब इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर परवेज़ खटक साहब जो है वज़ीर दफ़ा है, PTI से उनका तल्लक है, उनके खिलाफ एलिगेशन है, उसके ऊपर अपोजिशन तनकीद भी कर रही है कि नैब उनको क्यों नहीं पकड़ रही, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर मुराद अली शाह साहब हैं, उनके ऊपर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग तो ऐसे बात करें जैसे फिर उसके बाद काबीना भी शाह अंदर हो जाए, अंदर हो जाए तो सियासत में फिर बचा ही कोई ना। देखिए फिर तो ये है जो चेयरमैन नैब ने कहा जी कि मैं हुकूमत के बंदे इसलिए नहीं पकड़ रहा कि जो हुकूमत कहीं गिर ना जाए, और अपोजिशन के बंदे इसलिए पकड़ रहा हूँ कि अपोजिशन वैसे ही खत्म हो जाए और खान साहब को फ्री हैंड मिल जाए। तो सर जब इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी ना तो फिर जो अपोजिशन शोर मचा रही है वो जो कि ये हुकूमत और नैब का गठजोड़ है या अवाम जो है उसके नज़दीक ये सारा एहतसाब का अमल सारा, चाहे कितनी भी नेक नीयती से हो रहा हो, चाहे ये सारे असर बिल्कुल चोर हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसको मानेगा कोई नहीं। अलीम खान खुदा का नाम है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी जो है इसका कोई ना कोई तकद्दुस रहने दें, इसको एक न्यूट्रल बॉडी बनाएं, लोग इस पे एतमाद करें। अदरवाइज इसका मजाक बनाया जा रहा है और यकीन जाने इस अकाउंटेबिलिटी पे कोई बंदा इत्मीनान नहीं करेगा। तो फिर ये अलीम खान साहब अंदर रहे हैं, आपका ख्याल है वो काफ़ी नहीं है? जो अभी तक प्रोसीडिंग हो रही काफ़ी नहीं है। शहबाज शरीफ जो है ज़मानत है, अलीम खान भी ज़मानत पर है। सर जो भी करप्ट है वो अंदर जाएगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जिसने 2 नंबरी की, जिसके खिलाफ नैब के पास एविडेंस है वो अंदर जाएगा। गवर्नमेंट गिरती गिरे, गवर्नमेंट चलती चले, अपोजिशन खत्म होती है हो जाए, ना हो तो ना हो, लेकिन करप्ट आदमी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस शो किया जाएगा। ये पॉलिसी होनी चाहिए। नैब पर दबाव है कि हुकूमत के लोगों को ना पकड़ा जाए। देखिए मैं एक बात आपको, ये बात मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आप इससे डिफरेंस भी कर सकते हैं कि तब्दीली कुछ तो आई है। आसिफ जरदारी साहब इसी नैब के बारे में कहते थे, आपने इंटरव्यू का सुना था मशहूर ज़माना कि क्या मजाल है नैब की कि वो मुझे गिरफ्तार करे। अब आपने इस नैब की मजाल भी देख ली, जरदारी साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आई, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, ठीक है बेल पे दोबारा हो जाएंगे, हमजा शहबाज को किया गया, नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हाँ सिराज दुरानी साहब, आगा सिराज दुरानी है, शर्जील नाम मेमन है। हमारा जो मेरा अपना हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का भी ये स्टांस था कि लूटा हुआ पैसा जो अरबों रुपए का इन्होंने कौम से लूटा है, जो टैक्स चोरियां की, जो उन्होंने यहाँ पे किक्स बैक कमीशन लिए, गैर मुल्की हिसासे बनाए, वो पैसा इनसे वापस लाया जाएगा। सवाल ये है कि इनसे कितना अब तक पैसा लाया गया, इनके ऊपर उल्टा पैसा लगाया जा रहा है। वो पैसा तो नैब लाएगा, नैब तो अभी तक क्या करे, केस ही परसू कर सकता है। वो जबरदस्ती अगर वो पैसे नहीं दे रहे, वो कहते हैं हम केसेस का सामना करेंगे, तो क्या किया जा सकता है? इमरान खान तो कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। वो कहते हैं जी नैब ने केसेस बनाने, वो तो आप करने जा रहे हैं, वो तो आप कमीशन बनाने जा रहे हैं, आप दोनों को वो कबूल नहीं। सर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। हर बंदा उसकी जिद में आए। जिस बंदे ने करप्शन की है, जिस बंदे ने भी की है उसामा साहब, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो अपोजिशन का है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, लेकिन वाकई लगे कि ये लोग अलीम खान का था, जब आपके मिनिस्टर लगे कि परवेज खटक पर इतना ज्यादा नहीं साबित होने वाला है केस, तो हमारी सुक्की होगी, तो वो नहीं बना रहे। हो सकता है नैब वाकई ये इत्तेफाक करें आपके ऐसा हो कि जनाब ऑपोजिशन के लोग ज्यादा हैं, जो ज्यादा चेयरमैन नैब का इंटरव्यू आपके सामने है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं गवर्नमेंट के बंदों को इसलिए नहीं पकड़ा कि कहीं गवर्नमेंट ना नीचे गिर जाए। तो मेरा मतलब फिर अपोजिशन का वो तो डिनाई भी करते हैं, कहते हैं ऐसी बात ही नहीं हुई, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने तो उस पर मेरा ख्याल एक मुलाकात थी और उसको इंटरव्यू जिस तरह उसमें भी बहुत सारी छोड़ी भी गई हैं बातें। इस हद तक मेरा नहीं ख्याल कोई भी सेंसिबल बंदा इस तरह की बातें कहेगा जो उसके लिए एम्बैरसमेंट का बाइस बने। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा मामला ये है कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के साथ आउटकम भी उसका निकलना चाहिए। मामला ये है कि उसमें रिकवरी होनी चाहिए उन लोगों को, और बाकी जो लोग हैं
जो पीटीआई के लोग हैं उनके ऊपर भी, अगर वो बेगुनाह तो उनको बेगुनाह कर दें, लेकिन आप कहते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी, किसी को आप पकड़ लेते हैं किसी को नहीं पकड़ते, तो फिर आवाज़ें तो उठेंगी, सवाल उठेंगे। मामला ये है कि ये सब के साथ बराबरी का और यकसा सलूक होना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अच्छा। वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यानी वो नून लीग भी उनको एक्सेप्ट करती है, पार्टी भी एक्सेप्ट, पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर है। मामला यह है कि उनको ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही और है। उनको तो ये कहना चाहिए कि ये मेरे मिनिस्टर हैं, नैब आए, हर एक की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। कहा हुआ है उन्होंने किसको कब किसको रोका है, किसको मना किया है? कब इमरान खान ने मना तो नहीं किया? मैंने तो आज तक उनके मुंह से सुना कि मेरी गवर्नमेंट में जो भी करप्ट है उसको पकड़ लें, कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो नैब के साथ नाराज हो गए थे जब गवर्नमेंट की बात आई थी, नैब के उन्होंने फंड रोक लिए थे। चले जी, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फ्री हैंड दें नैब को, और चाहे जिसको पकड़ना चाहे बिल्कुल पकड़े, जो सवाल के जवाब नहीं दे सकता, चाहे वो नजर आए, मरियम है, हमजा है, ब्रेक खानदान है। ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद बात करनी है कि मरीम साहिबा ने ये कहा है, वो एक दफा फिर एक्टिव होती नजर आ रही हैं और जलसों में जाकर तकरीरें कर रही हैं। उन्होंने कह दिया जी एनआरओ नवाज शरीफ की बात करते हो, 100 एनआरओ नवाज शरीफ के आगे पड़े हो, सिर्फ वो इशारा करे तो, और इमरान खान साहब एनआरओ के लिए रोते फिरेंगे। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला मरीम नवाज साहिबा अब जलसे कर रही हैं एक दफ़ा फिर, और उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया है और कड़ी तनकीद की है। ना सिर्फ इमरान खान पर ज़ाती हमले किए, बल्कि उन्होंने जो तकरीर की इमरान खान ने वज़ीर आज़म ने, उस पर भी शदीद तनकीद की है। असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब को 100 एनआरओ उनके पैरों में पड़े हों अगर वो एक इशारा करें? और आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि मरीम साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि इमरान खान एनआरओ की भीख मांगेगा और मुल्क से बाहर भाग जाएगा। देखिए, मरीम साहिबा ने कहा कि चंद दिन के बाद उनका इमरान खान साहब एनआरओ मांगते फिरेंगे। ये इसी तरह है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था जोश खिताबत में कि वो लात मारकर इमरान खान की हुकूमत जब चाहे गिरा सकते हैं। तो हुकूमत तो गिरी नहीं, लेकिन उनके वालिद साहब जो है ना, अब वो गिरे पड़े हैं, जेल में पहुंचे हुए हैं। मामला ये है कि मरीम साहिबा जो है, जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब अंदर है, हमजा शहबाज गए हैं हवालात में नैब की, लेकिन मरीम साहिबा ने डीपी तो लगा ली, लेकिन उनको छोड़ने नहीं गई, कोई हज़ारे यकजहती नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब उनकी नवाज शरीफ साहब की सियासत से ला तल्लक है। अब मरीम साहिबा जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, वो जिस तरह मोहतरमा जो मरूमा कुलसूम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए उन्हें एफर्ट की जब वो जेल में थे, तो अब मरीम साहिबा चूँकि जब वो देख रही हैं कि और कोई निकल नहीं रहा, तो वो निकल रही हैं। वो चूँकि नायब सदर भी अब बन गई हैं, तो नवाज शरीफ साहब की जानशीन के तौर पर वो सामने आ रही है। हाँ, उनके अलावा 15 और भी हैं नायब सदर वैसे। तो और भी नायब सदर हैं, और फिर आप देखें कि ये एक प्रेशर जो है डालने के लिए, और जो एनआरओ की बार बार बात कर रही हैं, बेसिकली वो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की बार बार तरदीद की जाए, उस चीज़ का जिक्र किया जाए। अब पहले हम कहते थे कि इमरान खान साहब एनआरओ का जिक्र करते हैं, अब मरीम साहिबा कह रही थी हमारे लिए तो इमरान खान साहब की हैसियत नहीं है, लेकिन जब अगर नवाज शरीफ साहब आए तो 100 एनआरओ भी उनके कदमों में, उनके सामने पड़े जी। अगर एनआरओ इनको मिलने का इनको ख्वाहिश नहीं है, तो ये 1.5-2 महीने खामोश किस लिए रहे? इनका ट्विटर भी खामोश था, अवामी राब्तों की मुहिम भी खामोश थी, नवाज शरीफ भी खामोश थे, हत्ता के साफियों के सवालों के जवाब तक नहीं देते थे, ना मरियम साहिबा ना नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये एनआरओ के मुतलाशी थे, एनआरओ के इंतजार में थे। जब इनको ठिंगा दिखाया गया, जब इनको पता चल गया कि जितना मर्जी हम ये कर ले, हमें एनआरओ मिलने वाला नहीं है। अब जब इमरान खान साहब ने बात कर दी कि मुझे तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, कि मेरी हुकूमत गिराने की तो बड़ी छोटी बात है, मेरी अगर जान भी चली जाए, ये बड़ा हम जुमला, तो ये जो जुमला है, इसके बाद मुझे ये बताएं कि इनकी तरफ से भी हमें एनआरओ जब चाहे मिल जाएगा, तो आपको फिर एनआरओ कौन देगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर इस हद तक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं, तो फिर आपको एनआरओ और कौन दे सकता? आपको क्या लगता है बाबर डोगर साहब, ये अब ये जलसे ये सब किस लिए हैं, और ये बयानात इमरान क्या चीज है? तो वो तो सब कुछ दाव पर लगा,
उसामा साहब, मुझे याद आ रहा है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब लंदन में प्रॉपर्टी निकल आई। अब वालिद साहब जो हैं वो हेल्थ ग्राउंड पर दोबारा बेल एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है और ये इमरान खान के पाँव पकड़ने को तैयार है नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया जाए। आप एक कह रहे हैं, आप बिल्कुल, वो तो इतनी तनकीद कर रही हो, कहती हैं जालिए आजम, नालायक आजम। मैंने खुद PMLN के लोगों ने खुद मुझे बताया ये 8 महीने इनका ट्विटर क्यों बंद रहा, 8 महीने ये मीडिया से इन्होंने बात क्यों नहीं की, क्या वजह थी, राज क्या था। इशू सिर्फ ये था कि NRO दे देंगे, हम चुप रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमें बाहर जाने दिया जाए। जब बाहर नहीं जाने दिया, अब ये आंखें दिखा रहे हैं। ये मरियम जो अब आज जफरवाल गई हैं थैलेसीमिया के बच्चे को मिलने के लिए, मुझे याद आ रहा है 2017 में नन्ना 9 साल का हामिद जो नवाज शरीफ की गाड़ी के नीचे कुचला गया था और उसकी डेथ हो गई थी। मैं खुद 4 दफा उनके घर गया हूँ कवरेज के लिए। उसामा साहब 4 दफा इन्होंने टाइम दिया। इनमें से किसी एक ने इनकी फिरौनियत देखें कि इनमें से किसी एक ने उसके घर जाना मुनासिब नहीं समझा। कोई PMLN का लीडर वापस नहीं गया। गुजरावाला में जब उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना था तो मियां साहब ने कहा कि जनाब मैं उसके घर भी जाऊंगा और वो मेरे इस पहला शहीद जमहूरियत है। लेकिन बाद में उसके वालिद को 3 दफा टाइम देके इन्होंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। आज जलसा करना था तो आज थैलेसीमिया के बच्चे को मिलने के लिए जनाब ये जफरवाल पहुंच गई। अगर जलसा ना करना होता तो ये मरियम कभी भी वहां पर ना जाती, कभी भी किसी मरीज बच्चे के पास ना पहुंचती। ये सिर्फ हर चीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज तो क्या जी दानियाल ने वहां पर जलसा रखा हुआ था, वो जलसा एड्रेस करना था, पब्लिक ओपिनियन बनानी है, अब हुकूमत को ब्लैकमेल करना है। अब ये कामयाब हो सकेंगे? बड़े अरसे बाद दानियाल साहब नजर आए हैं कहीं तो, लेकिन उसमें आप मुझे एक चीज देखिए, दानियाल साहब के बिल्कुल साथ वहाँ पर फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी है PMLN के, जिनको इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है, वो नहीं आ जाए। इसका मतलब ये है कि PMLN के अंदर कौन है? एहसन इकबाल साहब सर वो उस जलसे में नहीं आए। क्यों नहीं आए सर? बिल्कुल वो नहीं आए, उनके बेटे नहीं आए, उनकी फैमिली से किसी बंदे ने उसको अटेंड नहीं किया। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि PMLN के अंदर वाज़े तौर पर तकसीम मौजूद है, डिफरेंसेस मौजूद हैं। एक धड़ा जो है वो मरियम के नैरेटिव का हामी है, एक धड़ा मरियम के नैरेटिव का हामी नहीं है, और वो ये लोग चाहते हैं कि इस फेज से हम गुजर जाएं। कहीं वो दानियाल से ना उनकी कोई अनबन हो के वो होता ना एक तो आपने तो मरियम के जलसे पे जाना है, मरियम आ रही है, आप दानियाल के पास नहीं जा रहे, ये तो मरियम के पास जाना था। तो ये इलाके के लोगों को भी समझ आती है ये सब चीज़, वहाँ के लोग भी समझते हैं, कारकुन सियासतदान ये सब क्या हो रहा है, कि आपस में डिविजन है। अगर आपस में इतनी डिवीजन हुई तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो नहीं ले सकते कुछ भी डील या डील। ये दानियाल या एहसन इकबाल की डिवीजन नहीं है, ये मरियम और शहबाज शरीफ की डिवीजन है। शहबाज शरीफ जो लंदन से आए हैं वो एक एजेंडे के तहत आए हैं और वो ये चाहते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट होना है वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के तक ही महदूद हो। जबकि मरियम जो है वो चाह रही कि जलसे जुलूस किए जाए, बाहर निकला जाए, आंखें दिखाई जाए, और अगर कोई रियायत मिल गई तो फिर रुक किया जाए। एक देखिए, एक असद खरल साहब, अब रास्ता ये है जो वाज़े नजर आ रहा है, उसकी कोशिशें भी हो रही हैं, कोई ढकी भी बात नहीं है कि नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी, शायद नून लीग आगे है कि वकला को किसी तरह से मुतहरिक किया जाए, कोई तहरीक बनाई जाए, काजी फाइज साहब वाला जो रेफरेंस है उसके मामले में, और साथ हम वो ले जाएं, यानी हमारा भी उसी में ही कोई काम बन जाए कि वो निकले हुकूमत के खिलाफ और उस चक्कर में हम भी उनको सपोर्ट कर दें, तो एक तीर से काफ़ी ज़्यादा शिकार हो जाए, हमारे भी कोई मामला तय हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि वकला 2 धड़ों में वाज़े उनकी तकसीम नज़र आ रही है। एक कहता है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तो जजेस ने बैठना है, जब वकला उनका नहीं मानेंगे फैसला या वकला को ही इतमाद नहीं कर रहे तो फिर बाकी दुनिया से हम कैसे कहेंगे कानून का एहतराम करो। बड़ी अहम बात की है उसामा साहब, बार और बेंच का एक रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है, और अगर आप ये कहें कि वकला जो हैं वो बेंच को छोड़ दें, उसकी बजाय बेंच क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सरबराह नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, क्या दीगर जो 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं, 2 हाई कोर्ट के जज साहबान जो उसमें चीफ जस्टिस साहबान हैं, और चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, तो अदालत ने करा। ये है कि ये मामला जो है ना, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर सियासत करने की ये कोशिश जो कर रहे हैं जी,
PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी। इन्होंने पहले भी अपने दौरे हुकूमत में भी उनको पैसे दिए ब्राइब करने के लिए, मुख्तलिफ उनको वेलफेयर और ग्रांट्स के नाम पर। अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तो वकला के अंदर तकसीम है, दो वाज़े धड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। स्ट्रीट पावर जो अभी तक हमें वकला की तहरीक जो है उस तरीके से बनती नज़र नहीं आ रही। वकला और जज जुडिशरी के दरमियान जो मामलात हैं उसके हवाले से भी मुख्तलिफ उनकी अपनी ओपिनियंस है। तो जो ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था और उस वक़्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बेबस हो गई थी, जो जस्टिस साहब को बहाल कराया गया था, एक तो मामला वो था वहाँ डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब बहाल होके उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर काम किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को उन्होंने टफ टाइम दिया। ख्वाजा आसफ साहब वहाँ पे पिटिशनर लेके खड़े होते थे, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर वहाँ पे पहुँच गए थे, उनको बुलाया गया था कि आप कोट पहन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप भी वो चाह रहे हैं कि 2023 में काजी फाइज साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं और फिर अब से उन पे इन्वेस्टमेंट हम कर दें, यानी इस तरह से कि हमने आपकी सपोर्ट की थी, ये किया था, तो तब 2023 में इलेक्शन भी होना है तो उनको फायदा उठा सकें। यही तो इफ्तिखार चौधरी के साथ हुआ था कि वो जब रिस्टोर हो गए तो आप देख लेगा पीपल्स पार्टी के तो उन्होंने गर्दन पर पांव रख दिया था और एक केस, और नून लीग को खुली छुट्टी थी। तो बाबर डोगर साहब एक दफा फिर आपको क्या लग रहा है, दो इस वक्त मामला था, एक तो ये कि ये कोई तहरीक बनती नजर आ रही है, बस 1-2 दिन रह गए हैं, 14 को रेफरेंस का आगाज हो जाएगा, और दूसरा क्या नून लीग इससे कोई फायदा उठा सकेगी? उसामा साहब अभी आपने जो बात की है कि ये वही तहरीक दोबारा चाह रहे हैं कि उसी तरह की एक तहरीक स्टार्ट हो और उसी तरह का एक लॉन्ग मार्च हो और जज जो हैं ये उनके साथ खड़े हो जाएं। काजी फायद ईसा जो है उन्होंने 2 साल के लिए चीफ जस्टिस रहना है, तो नून लीग का ख्याल ये है कि अगर वो चीफ जस्टिस रहते हैं तो ये उनसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। अब बात यह है कि अभी मैं बात कर रहा था कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, जनरल्स की भी होनी चाहिए, जजेस की भी होनी चाहिए, अपोजिशन की भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की भी होनी चाहिए, इवन जो ख़वातीन हैं उनकी भी होनी चाहिए। कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को अरेस्ट नहीं करना, उनको छोड़ दिया जाए, उनके साथ रायत बरती जाए, क्यों, जो भी करप्शन में है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए एक जजेस की अकाउंटेबिलिटी और जनरल्स की अकाउंटेबिलिटी उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो है उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कुछ वकला समझ आ रही है, इसमें ना समझने वाली बात नहीं है। हम इसी प्रोग्राम में मैं आज से 6 दिन पहले भी ये कह रहा था कि PMLN बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है लॉयर्स मूवमेंट को मोमेंटम देने के लिए। वो ये चाह रहे हैं, उनको पता है कि लोगों ने उनके पीछे नहीं निकलना, उनको पता है कि अवामी धरनों के ज़रिए से ये गवर्नमेंट नहीं जा सकती। हाँ, अगर वो ये कुछ कर सकते हैं तो वो लॉयर्स जो हैं और उनको गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर निकालना चाह रहे हैं। और ये जो बदनीयती की बात की जा रही है कि जी रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, तो ये तो फिर फैसला फिर इसका मतलब है सड़कों पर होना है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। यही बात तो चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने लंदन में जब मीडिया से बात की, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अपने जजेस पर एतमाद रखें, इंसाफ होगा तो हमें अपने जजेस पे एतमाद करना चाहिए। और फिर यही है ना कि फिर हर कोई जिस पार्टी का बंदा आता है, हेड जाता है, उसका कोई मुकदमा बनता है, वो कहते हैं जी बदनीयत है, ये गलत है। ये PMLN और पार्टी जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपको क्या लग रहा है, इसमें कामयाबी नजर आ रही है? मुश्किल लग रहा है सर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो लॉयर्स मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये नाकाम हो जाएगी, ये उल्टा इनके मुंह पर पड़ेगी। और चलें देखते हैं 14 को बहरहाल बार्स ने, मुख्तलिफ बार्स ने हड़ताल की कॉल दी हुई है और वकला के कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस हड़ताल में शरीक नहीं होंगे, अदालतों में जाएंगे और केसेस हम वहाँ पर परसू करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।